नमस्कार, मैं हूं सुशील विग। अब आप देख रहे हैं एटीवी चैनल। आज हमारे पास जो पैनल्स में जुड़े हुए हैं वो है मिस्टर नपेंद्र सिंह, एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट। दूसरे हैं नमस्कार। चंद्रशेखर प्रदेश उपाध्यक्ष, पर्यावरण संरक्षण एवं कांग्रेस कमेटी के ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन संकल्प के वो आवासक अध्यक्ष भी हैं। और एक जुड़े हैं इस समय भरतपुर के मिस्टर विशाल, जो एक पीड़ित कर्ता भी हैं। आज की चर्चा जो हम कर रहे हैं वो विषय ये है कि अमित शर्मा जी वहां पे गुरु जी हैं एक हमारे वहां पे, जिनके खिलाफ किसी एक पत्रकार ने वहां पे कुछ आपत्तिजनक वीडियो या आपत्तिजनक पेपर दिए थे। जो सारे पेपर मैं लेके बैठा हुआ हूं, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी सारे पेपर है मेरे पास। वो करता ही पहले हमें बताएं कि उन्होंने क्या वहां पे डाला था और क्या प्रकरण था। विशाल जी आप बताएं जरा। जी सर, विशाल जी आप बताएं। ये एक मोहन गुप्ता है। तो उन्होंने जब ये पत्र बताया था तो अपने चैनल पर वायरल कर दिया किसी तथ्य के बगैर किसी जानकारी के, और अपने चैनल पर वायरल कर दिया। सरासर गलत है। आप किसी के बारे में कुछ वायरल है तो उस व्यक्ति से या उस व्यक्ति से आप लेनी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे मुझे आप, इसमें कितनी सत्यता है, आपका क्या कहना है। बगैर कुछ सोचे समझे उन्होंने एक साजिश के तहत उसको वायरल कर दिया, और जिससे कि गुरु जी को तो बहुत आघात पहुंचा। और इसी से मैंने मथुरागढ़ थाने में एफआईआर दर्ज। चंद्रशेखर जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको इस प्रकरण के बारे में क्या कुछ पता है, क्या हुआ था? आप जरा विस्तार में बताएं। चंद्रशेखर जी ऑडियो नहीं है आपका, अपना ऑडियो क्लियर करें। हेलो। हाँ हाँ क्लियर है, बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बताइए। मैं ग्रीन गो रेवोल्यूशन का संस्था का अध्यक्ष हूँ, चंद्रशेखर शर्मा। जी और ये जो प्रकरण हुआ था, और ये एक मूर्ख पत्रकार ने ये जो फेसबुक पे गुरुजी के खिलाफ कुछ जो डाला था, उस टाइम गुरुजी हमारे यहाँ डीडवाना थे मौजूद। जी हाँ। उस दिन गुरुजी का कर रहे, गुरुजी ने दरबार लगाया था। 14 मई से 19 मई तक गुरु का दरबार था। उसके बाद में हम गुरु जी को 4-5 दिन के लिए रोका था आप के लिए। और 26 मई को हमने गुरु जी को विलास समारोह चल रहा था, तो हमको फोन पे सूचना मिली क्योंकि किसी मूर्ख व्यक्ति ने फेसबुक पे कुछ गलत आपत्तिजनक कोई पोस्ट डाल दी गई है, या कोई पोस्टर कोई पर्चा डाल दिया है। तब हम लोगों ने फोन भी किया था उस पत्रकार को, भाई ये पोस्ट हटा दे, ये पोस्ट गलत है। और उसको काफी भिन्नता करने के बाद में फिर 28 मई को मथुरा के थाने में विशाल जी ने, इन्होंने कई लोगों ने अलग अलग थानों में एफआईआर लॉन्च कराई, रिपोर्ट दर्ज कराई। और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में आज काफी समय हो गया। तो हम हिंदू तत्व सनातन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं गुरु जी, जिन्होंने अभी हमारे यहाँ डीडवाना में दरबार लगाया, निःशुल्क दरबार, हजारों की तादाद में लोगों को फायदा मिला। एक पैसे का लेन देन नहीं, कि एक पैसे का किसी धर्म का अपमान नहीं, सभी धर्मों का स्वागत। हमारे दरबार में मोमडन भी आए थे, हिंदू भी आए थे, विभिन्न विभिन्न जातियों के विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग आए और अपना स्वास्थ्य लाभ लेके गए। और गुरु जी ने किसी से भी एक पुष्प भी दान में नहीं लिया। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वो मूर्ख आदमी फेसबुक पे क्या आपत्तिजनक गलत चीजें डाल रहा है, और फिर पुलिस प्रशासन, सरकार मालूम ही नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही उसके खिलाफ। ये क्या मतलब हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है।
चंद्रशेखर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक पत्रकार ही नहीं, ये एक उसका ऑलरेडी क्राइम का रिपोर्ट है। उसके पीछे बहुत सारे हमारे तत्व भी हैं। इस जो मोहन गुप्ता है, इसके पीछे कई एफआईआर पहले और कई चीजें करा चुके हैं। ये देखिए, इसका कागज मेरे पास है। ये पीछे से ही इसकी एक गलत प्रतिनिधि है, जो कि ये हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहता है, दंगे प्रसाद कराना चाहता है। मेरे को तो ये लगता है कि इस दंगे प्रसाद के पीछे किसी प्रशासन आदमी का हाथ है, या तो किसी सफेदपोश आदमी का हाथ है, या किसी का संरक्षण है इसको। क्योंकि ये इतना बड़ा पत्रकार होते हुए भी पत्रकारिता में पहला नियम, चंद्रशेखर जी, सबसे पहला नियम यह है कि अगर आपको कोई पेपर कहीं से भी मिले, उसको आप पहले वेरीफाई करेंगे। मैं भी एक पत्रकार हूं, मैं भी एक सीनियर पत्रकार हूं। सबसे पहले अगर कोई पेपर मुझे मिलता है, मैं उसको जाके कंफर्म करता हूं दूसरी पार्टी से, क्या ये सत्य है। अगर सत्य है तो इसकी सत्यता का प्रमाण दीजिए, उसके बाद ही हम अपने चैनल पे इसको या फेसबुक पे डाल सकते हैं। इसने जो भरतपुर में आपके जो मोहन गुप्ता जी हैं, इन्होंने इसलिए डाला है भरतपुर अभी अभी पे फेसबुक पे चैनल पे, क्यों? ये अपनी टीआरपी लेना चाहते थे। और टीआरपी ही नहीं, मुझे तो ये भी ज्ञात हुआ है कि इसके पीछे किसी सफेद पोश का हाथ है 101%, और प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है। अब मैं यह चाहता हूं, नपेंद्र सिंह, आप ये बताएं किस धारा के अंतर्गत इनको हम गिरफ्तार कर सकते हैं, इनके ऊपर क्या क्या धाराएं लगा सकते हैं, एडवोकेट साहब? देखिए, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद मुझे इस चैनल के जरिए जोड़ने का इस डिबेट में, और सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, अपराध हैं, उन सभी के बारे में भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड में बताया गया है, और यह बात आप भी सब जानते ही। और उन अपराधों में किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करेगी, किस तरीके से जब पुलिस मामले को कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दे देगी, चार्जशीट फाइल कर दी, तब कोर्ट को कैसे काम करना है, कोर्ट को कैसे आगे प्रोसीडिंग्स बढ़ानी, सभी के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। यानी कि सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है जिसमें कि बताया गया है कि किस अपराध के बारे में कैसे जांच की जाएगी, कैसे अनुसंधान किया जाएगा। अब हम आते हैं सीआरपीसी के एक महत्वपूर्ण मामले पे कि उनमें किस तरह के दो मामले होते हैं। मामले दो तरह के होते हैं, असंज्ञेय मामला और संज्ञेय मामला, जिसे कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। संज्ञेय मामले के अंतर्गत पुलिस बिना वारंट के भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। और इसके अलावा जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें पुलिस को गिरफ्तारी से पहले वारंट लेना जरूरी होता है, तभी वो किसी को गिरफ्तार करेगी। अब हम अपने वर्तमान मामले के बारे में बात करें तो जो धाराएं हैं 295A और 153A, ये संज्ञेय मामले के अंतर्गत आती हैं, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आती है, जिनमें कि पुलिस को गिरफ्तारी करना जरूरी था, और बिना वारंट के गिरफ्तार करना जरूरी था, और एफआईआर दर्ज करना भी जरूरी था। ठीक है, यहां पर इस मामले में पुलिस ने क्या किया है कि एफआईआर तो दर्ज कर ली, मामले को संज्ञेय अपराध मानते हुए, कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हुए, पर गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, जो कि पुलिस की कारण बताएं नरेंद्र जी, कारण बताएं। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं। अब इंटरनली जो कारण है वो तो पुलिस वाले जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे मामलों में और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब ज्यादा समझदार हैं। ठीक है, क्योंकि ये उनकी निष्क्रियता ही शो कर रही है पूरी तरीके से। 69 डेज हो गए हैं इस केस में, अभी तक कोई मैं उसी पे आ रहा हूं विद साहब, मैं उसी पे आ रहा हूं। बताएं। पुलिस को यहां पर एफआईआर दर्ज करने के बाद में सबसे पहले जो मामले के तथ्य हैं उन पर विचार करते हुए उसको अरेस्ट करना ही चाहिए था, क्योंकि जितने भी जो भी मामले के अब तक सामने तथ्य आए हैं, उनके हिसाब से मोहन पत्रकार की प्रत्यक्ष रूप से गलती सामने आ रही है। ठीक है साहब, क्योंकि इस मामले में आप ये मानिए कि एक पेपर पत्रकार को कहीं से मिलता है, और वो बिना जांचे परखे उस पेपर की सत्यता को जाने पहचाने बिना उसको अपने चैनल पर, अब वो पता नहीं वो चैनल उसका वास्तव में ऑथेंटिकेटेड है भी या नहीं, उसके बारे में भी जांच होनी चाहिए। तो उस पेपर को वो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत तौर पर उसे बदनाम करने के लिए अपने फेसबुक चैनल पर वायरल कर देता है, लगा देता है। ठीक है, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अपराध है कि हम यदि किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो बिना सोचे समझे, बिना उसकी सत्यता, उसकी जांच किए बगैर यदि हम ऐसा काम कर रहे हैं तो अपने आप में ही एक सिद्ध अपराध है।
और यहां पर अब जी तक पुलिस ने इसी पॉइंट को कंसीडर न करते हुए बहुत बड़ी गलती की है कि अब तक वो उस मोहन पत्रकार की गिरफ्तारी करने में असफल रहे हैं, निष्क्रिय रहे हैं पूरी तरीके से। अब यहां पर जी एक बात और सोचने की है कि यदि कोई आम आदमी होता तो हम आमतौर पर देखते हैं कि सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, संज्ञेय अपराधों में जी पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं करती है। यहां पर चलो जी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने एफआईआर तो दर्ज कर ली, पर एफआईआर दर्ज करने के बाद जो सबसे जरूरी काम था वो था उसकी गिरफ्तारी का। तो यहां पर हम साफ अनुमान लगा सकते हैं, या तो पुलिस दबाव में है, या प्रशासन दबाव में है, या दोनों ही दबाव में है। बात ये सर, अब तक। पुलिस का दबाव जो है उसको या जी तो सफेद पोश ही कर सकता है, बिल्कुल और बिल्कुल, सफेद पोश वो नहीं हम कर रहा सब है तो जानते हैं। इसके बारे में स्पष्ट रूप से बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। सब समझते हैं कि यदि पुलिस किसी संज्ञेय मामले में गिरफ्तारी नहीं कर रही है तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या लगाया जा सकता है। बिल्कुल। सर, हम तो स्पष्ट यहाँ बोलेंगे, हम चैनल से बोल रहे हैं सर, हमें स्पष्टता इसलिए बोलना है, हमें तत्व के अंदर जाके देखना है, झांकना है कि इसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इसका मतलब ये इसमें है कोई कोई बड़ा अधिकारी इसमें मिला हुआ है। अभी मैं जी आपके बिल्कुल, सामने एसपी को फोन लगाने बिल्कुल जा सही रहा हूँ, कह रहे हैं आप, एसपी कछावा साहब बिल्कुल को सही फोन कह रहे लगाने हैं जा आप, रहा हूँ। बिल्कुल। अभी आप बात करें, मैं कछावा साहब को फोन लगाने चाहता हूं, उनसे संज्ञान लूंगा कि भाई अभी तक क्या हुआ आपके इस बारे में। मैं अभी फोन लगा रहा हूं, आप बात करें। मैं कछावा साहब को फोन लगा रहा हूं। 9694। हाँ, बताएं बताएं आप सिस्मा साहब, आप बताएं, चालू करें आप। हेलो, आप बताएं सर। हेलो। हाँ, आप बताएं, बोलें आप। हाँ, तो मेरा तो यही कहना है सर, जो मैंने अब तक आपको बताया, कि यदि पुलिस इसमें प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं ले रही है तो वो जी चीजें जी सामने आनी बहुत जरूरी है। जी जी। जी विशाल जी, आप इस केस में कहां तक सहमत हैं? आपकी कुछ क्या उसके कुछ विचार बताएंगे आप? जी ब्रिक्स साहब, बिल्कुल सहमत। आज ही हाथ लगी है। ये 28/5 का ये, और उसके बावजूद आज सर, तक एक इसने। मिनट है, मैं कछावा साहब को फोन लगा रहा हूँ, कछावा साहब ऑनलाइन आ रहे हैं, मैंने उनको फोन लगा दिया है। एक मिनट रुके आप, मैंने कछावा साहब को फोन लगा दिया। आप कछावा साहब फोन उठाएंगे तो अभी बात हो जाएगी। देखिए साहब, उसके रिंग जा रही है कछावा साहब के पास। रिंग जा रही है साहब, कछावा साहब फोन नहीं उठा रहे। अब एटीवी चैनल से फोन नहीं उठाया जा रहा है, देख लीजिए आप। नहीं फोन उठा रहे हैं, रिंग पूरी गई। इसका मतलब यह है कि सर, प्रशासन के साथ लोग मिले हुए हैं। मुझे ये बिल्कुल बताइए साफ ऐसा ही लगता है। जी नपेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए, इसको किस तरह से गिरफ्तार कराया जा सकता है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर किसी धर्म गुरु के ऊपर ये कर रहे हैं, अगर किसी धर्म गुरु के ऊपर ये कोई आहत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जी हिंदुत्व को ये दबाना चाहते हैं। अगर ये हिंदुत्व को जी दबाना चाहते हैं तो ऐसा क्यों? हमारे हिंदुत्व में कितने ही धर्म आत्मा, धर्म गुरु लोग आए हैं जिन्होंने जी कई चीजें अपनी की हैं। इस तरह से अगर जी चीजें होंगी तो हमारा हिंदुत्व वही खतरे में आ जाएगा। आप थोड़ी देर में बात करना, थोड़ी देर के बाद, अभी वो चल रहा है टीवी देख। हम बताएं सर। जी जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, सबसे बड़ी तो हिंदू धर्म की विडंबना आज के समय में यह है कि दूसरे लोगों की तो बात छोड़ दें, हमारे ही आसपास के लोग हमारे धर्म को डाउन करने में लगे हैं सर। जी सबसे बड़ी बात तो यह है। अब जी इसमें विचार यह आता है कि हम मोहन पत्रकार के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। जी हाँ। यदि पुलिस इसमें आगे नहीं आ रही है तो इसके इसके इसमें तो साहब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज पर अगर पुलिस फेल है, और हमारे भी सारे प्रयास निष्फल हो गए हैं पुलिस के उच्चाधिकारियों को ज्ञापन देने से, या फिर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के, या फिर उनसे जिस भी तरीके से हम मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे, वो अगर सारे प्रयास हमारे निष्फल हो गए, तो ऐसी स्थिति में अब हमें कोर्ट से ही एक आस है
कि कोर्ट के सामने हम प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल करें और कोर्ट को बताया जाए कि इस मामले में अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो कोर्ट अवश्य इस पर है ना संज्ञान लेगा और जो भी आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उससे बुलवाकर इस मामले में प्रगति रिपोर्ट के बारे में जरूर पूछेगा। मेरी आपकी तरफ से एक अनुयायी ने मुझे फाइल दी है, जो फाइल मेरे पास है, इसमें 368 पेज है फाइल में, और 368 पेज फाइल मेरे पास आई है जो आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिए हैं, या पूरा केस फाइल है मेरे पास। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि इतने ज्ञापन देने के बाद, इतनी एफआईआर होने के बाद, इतना कुछ होने के बाद जू क्यों नहीं रेंग रही है प्रशासन के ऊपर? प्रशासन को क्यों नहीं अड़े हाथ लें? अपन प्रशासन से ही क्यों ना बात करें? सर, प्रशासन से भी सर, जितने भी ज्ञापन दिए आपने प्रशासनिक स्तर पे भी दिए होंगे, जहां तक मैं समझता हूं दिए होंगे। बिल्कुल सही है, ज्ञापन दिए हैं। जयपुर में उमेश मिश्रा जी तक को ज्ञापन दिया गया है। उमेश मिश्रा जी हेड राजस्थान, उनको भी ज्ञापन दिया गया है। यहां से भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। यहां तक मैंने सुना है कि जयपुर से लोग न्याय मांगने गुरुजी के लिए भरतपुर गए हैं, यानी उल्टी गंगा वही है, जबकि भरतपुर से लोग जयपुर न्याय लेने आते हैं। हमारे अनुयायी यहां से जयपुर से भरतपुर गए हुए हैं न्याय लेने के लिए, फिर भी इस प्रशासन पे कोई जू नहीं रेंगी है। मेरे पास तो मोहन गुप्ता है, उसके खिलाफ जो 8-10 एफआईआर हुई हैं, जिसमें आज तक कोई कुछ नहीं हुआ, जिसमें कि सब में अगर मैं देखूं तो सब में है कि धर्म के अगेंस्ट में ये गए हैं और हर चीज में गए हैं। इवन यहाँ तक इनमें एक इसके अंदर ये भी मैंने देखा है जिसमें चालान पेश किया गया है, उसमें मथुरा गेट में इन्होंने एक हवलदार को मारा था, एक हवलदार, पुलिस हवलदार को मारा था, और उस हवलदार को मारने के बाद उसमें भी एफआईआर लगी हुई है। एफआईआर लगे, उसमें चालान पेश हुआ है मोहन गुप्ता के अगेंस्ट में। सर, सारी बातों को सुनने के बाद में पत्रकार नहीं है, मैं ये कह सकता हूं, ये बिल्कुल पत्रकार नहीं है। अगर पत्रकार होता तो इसको जरा से भी शर्म होती तो ये अपने चैनल पे जाके सबसे पहले, जो उसको अगर पेपर मिला था, जाके सबसे पहले धर्मगुरु अमित शर्मा जी से जाके पूछता कि गुरुजी ये पेपर हमें मिला है, इसकी आप ऑथेंटिसिटी प्रूव करें, ये कहां तक सत्य है, कहां तक नहीं है। उसके बाद ये अपने चैनल पे चलाता। अभी भी मैं बहुत अच्छा लगता। मैं भी एक पत्रकार हूं, मैं भी जानता हूं कि पत्रकारिता में सबसे पहला ये है कि अगर आपको कोई भी पेपर मिले तो दोनों पार्टियों का वर्जन लेके ही चलाना है। एक पार्टी का वर्जन लेके नहीं चला सकते आप वन साइडेड गेम नहीं खेल सकते हैं। वन साइडेड गेम वही पत्रकार खेलता है जिसके पीछे किसी बहुत बड़े मंत्री का हाथ होता है, या बहुत बड़े संरक्षण होता है, या हो सकता है इस पत्रकार के पीछे कोई धर्मांतरण का भी केस आके निकल जाए आपके सामने। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर, आपने अपने द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब खुद ही दे दिया कि वास्तव में पुलिस तो राज्य सरकार की ही है, ठीक है, और इस मामले में जो अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है उसमें सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि जरूर किसी ना किसी राजनीतिक स्तर पर पुलिस पर बहुत बड़ा दबाव है, और इसी वजह से अब तक इस मामले को छोड़िए, पिछले भी कई मामलों में इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये बात क्लियर है सर, वो बात सही है। अब देखो, चैनल से मैंने अपने चैनल के फोन से, ये मेरा चैनल का फोन है, जिस फोन से मैंने एसपी कुछावा साहब को फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि मेरा जब आईडी कॉलर पे जाता है, वहां पे शो होता है एटीवी चैनल, इसलिए उन्होंने फोन नहीं उठाया कि ये कोई चैनल वाले हैं, कुछ पूछेंगे। जी बिल्कुल। अब आप बताइए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको ये हेल्प कर सकता हूं, अगर आप कहें तो उमेश मिश्रा जी को भी एक बार मैं फोन लगा के पूछ सकता हूं। नहीं सर, बिल्कुल, वो तो आपके निजी और व्यक्तिगत प्रयास हैं और वो करने भी चाहिए, और जो आप अब तक करते भी आ रहे हैं। लेकिन अब अगर हमें इसमें पुलिस के स्तर पर कोई सहायता नहीं मिल रही है तो इसका सीधा सीधा उपचार यही है कि मजिस्ट्रेट के सामने, जो भी मथुरा गेट थाना जिस भी मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आता है, वहां पर हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और आईओ से इस अनुसंधान में तक क्या प्रगति हुई, क्यों वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, इतने सारे सबूत होने के बाद में, एविडेंस होने के बाद में, वो उससे रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। और यही हमारे पास में एक है कि जयपुर से किसी अनुयायी ने आरटीआई भी लगाई हुई है, आरटीआई भी मांगी गई है, आरटीआई इनके पास पहुंच चुकी है। आरटीआई का जवाब अभी तक नहीं आया है। 4 दिन हो गया, आरटीआई का जवाब उस अनुयायी के पास नहीं आया है। सर, और अभी हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था बहुत
कहने की बात यह है कि इसमें जल्दी से न्याय नहीं मिलता है। आरटीआई में आपको सूचना 30 दिन में देनी होती है। जी अब ये लोग अगर सूचना नहीं देते हैं तो आप उसकी अपील कर देंगे, ठीक है। जी अपील करने के बाद भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो कहने की बात यह है कि आपको एक स्तर से दूसरे स्तर पर चढ़ना पड़ेगा अगर आप संतुष्ट नहीं है तो। जबकि जिम्मेदारी यही है कि एक सस्ता और सुलभ न्याय तुरंत एक पीड़ित को मिलना चाहिए, जो कि इस मामले में बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आप मुझे ये बताइए कि अगर इसी तरह जी। हर धर्मगुरु के ऊपर ये आहत करते चले गए वो छोटे मोटे पत्रकार, तो इन धर्मगुरुओं का क्या होगा सर? और हिंदुत्व कहां जाएगा? हिंदुत्व तो खतरे में आ गया है और भी खतरे में आएगा। सर ये तो बात जग जाहिर है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे आसपास के ही लोग हिंदुत्व पर प्रश्न उठा रहे हैं सर। प्रश्नवाचक चिन्ह सिर्फ हमारे आसपास के लोग ही लगा रहे हैं, दूसरे लोगों की बात तो छोड़ दीजिए। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना है हमारी। मेन बात यह है। चंद्रशेखर जी, आप मुझे बताएं कि आपने भी एफआईआर कराई थी वहां डीडवाना में, वहां पे आप लोगों ने कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया था, उसका क्या निष्कर्ष निकला? उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं है। उन्होंने कहा था कि भाई हम भरतपुर भेजेंगे और ये कार्रवाई भरतपुर पुलिस ही करेगी। भरतपुर पुलिस नहीं, भरतपुर पुलिस तो करेगी। जैसे हमारे जयपुर से अनुयायी मेरे पास आए, मेरे चैनल में आए, उन्होंने मुझे बताया कि साहब हम लोग जयपुर से न्याय लेने भरतपुर जा रहे हैं। क्या विडंबना है साहब, उल्टी गंगा बह रही है, जबकि भरतपुर से लोग आते हैं न्याय लेने, यहाँ से जयपुर से जा रहे हैं। क्या विडंबना है सर सरकार की? इस सरकार में तो राम। देखो, कल की तारीख में जयपुर में आपके बीजेपी ने ना भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आंदोलन किया है और काफी लाखों की तादाद में है ना सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ है और काफी लाखों की तादाद में पब्लिक जुड़ी थी। और तो सरकार तो भ्रष्ट है ही। सरकार क्या कर रही है? 5 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार के। इस सरकार में क्या हुआ है? मैं खुद कांग्रेस से हूँ, पर ये मतलब सरकार कर क्या रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, कुछ मालूम ही नहीं है। कुछ बड़ी मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला डोल हो रहा है। और धर्मगुरु वाली बात, तो अगर ये अदरवाइज किसी दूसरे धर्म के गुरु होते तो 24 घंटे में कार्रवाई हो जाती। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। इस बात से मैं सहमत हूं। ये अगर किसी दूसरे धर्म के गुरु होते और कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ कुछ भी उंगली उठाता तो 24 घंटे कार्रवाई हो जाती। और आज हिंदुओं के जो धर्मगुरु सनातन के लिए लड़ रहे हैं, सनातन की ध्वजा और सभी धर्मों का सम्मान, इनके दरबार में कोई भी आता है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सबको एक ही तराजू के पल्ले में तोला जाता है। सबका इलाज होता है और सबको स्वास्थ्य लाभ मिलता है और 1 रुपए का लेन देन नहीं होता है। ऐसे गुरु के खिलाफ उंगली उठ रही है, उसके लिए कोई भी नहीं बोल रहा है, सरकार भी नहीं बोल रही है। हमारे यहाँ लाइव टेलीकास्ट हुआ था प्रोग्राम का, पूरा 5 दिन लाइव टेलीकास्ट हुआ था और अभी भी है ना फेसबुक पे और यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसको आप देख सकते हैं कि मोमडन भी आए थे, सभी जातियों के लोग आए थे और सभी का इलाज हुआ। किसी से भी है कि माँ बगलामुखी मैया के इतने भगत हैं कि 20-20 घंटे वो तपस्या करते रहते हैं, मौन व्रत में चले जाते हैं। इतने बड़े महागुरु हैं वो, और जितना भी अर्जन करते हैं, शक्तियां अर्जन करते हैं, वो आपके जो दरबार लगाते हैं, दरबार में आके वो सब शक्तियां फ्री में बांट देते हैं लोगों में। लोगों के कैंसर के रोग सही हो जाते हैं, लोगों के भयंकर से बीमारियां सही हो जाती हैं। ऐसे धर्म गुरु के ऊपर अगर आंच आएगी तो भी लोग खड़े नहीं होंगे, तो किस धर्म गुरु के लिए लोग खड़े होंगे? मुझे ये पता नहीं चल पाता है कि अगर एक धर्म गुरु के लिए लोग नहीं खड़े हो रहे हैं, जो कि ऐसे धर्म गुरु हैं जो कि हर चीज अपना फ्री में बांट रहे हैं। ये तो कहते हैं आओ मेरे यहाँ और ले जाओ, बस आप केवल बगलामुखी मैया की जय बोलो, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना तो ठीक हो जाने से पहले, ना तो ठीक हो जाने के बाद। अब इससे बड़ा मैंने कोई भी दाता देखा नहीं है आज तक गुरुओं में, जितने भी गुरु हैं। न्यूज चैनल और मैं वकील साहब महोदय से मैं बोल रहा हूं कि मैं खुद आयोजक डीडवाना में मैंने अभी 14 मई को प्रोग्राम करवाया और मैं खुद उसका गवाह हूं। हजारों की तादाद में लोगों को फायदा हुआ और 1 रुपए का भी कोई गुरुजी नहीं है।
जिस व्यक्ति ने कैंसर की गांठें ऑन स्पॉट गायब कर दी, हाथ के दर्द, कमर के दर्द, शुगर, थायराइड, मतलब अन्य बीमारियां सेकंडों में ऑन स्पॉट गायब कर दी। अगर वो चाहते हैं ना, एक बीमारी का इलाज करने के लिए लाखों रुपए ले सकते हैं, पर नहीं, किसी से भी 1 रुपए का मतलब क्या, एक फूल की भी मतलब मांग नहीं है। और मैं डीडवाना में अगर कोई भी कह देगा ना कि गुरुजी का मेरे पास नंबर है, पूरे डीडवाना में मेरा चैलेंज है कि पूरे डीडवाना में अगर एक भी व्यक्ति ये कह दे कि गुरुजी का मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर है, तो मैं उसके नाक कटवा दूं अपनी। किसी को अपना नंबर नहीं देते हैं किसी से, बस केवल इतना ही है कि मरीज का और गुरुजी का बस संबंध इतना ही है। दरबार में इलाज हुआ और जाओ भैया, वो जानता ही नहीं है गुरुजी कौन है। और ऐसे गुरु के खिलाफ है ना ये आवाज उठा रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, इनको भेजे शर्म नहीं ला रही। चिल्लू भर पानी में डूब के मर जावे, ऐसा आदमी सुसाइड कर लेवे। चंद्रशेखर जी, मैंने तो यहां तक सुना है कि आप लोगों की तरफ से जितने भी अनुयायी हैं, कुछ अनुयायी तो इतने ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं कि अगर अभी से जल्दी इनको न्याय नहीं मिलता है तो हो सकता है कहीं वो आत्महत्या की तरफ ना चले जाएं। क्यों? अरे अभी हमको, सर मैं ये कह रहा हूं कि गुरुजी ने हमको अभी रोके हुआ है, नहीं तो हम तो उग्र आंदोलन की तैयारी में है। हम तो सड़कों पे उतरेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। मैं तो यही कह रहा हूं, गुरुजी ने ही आप लोगों को रोक रखा होगा, नहीं तो आप लोग तो ऐसे अनुयायी लग रहे हैं मुझे कि गुरुजी के लिए जान तक देने के लिए हाजिर हैं। क्योंकि मैंने गुरुजी के लिए जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे। मैं वही कह रहा हूं, ऐसे हमें धर्म गुरु मिले हैं जिनके अनुयायी इस तरह से हैं। इसका मतलब यह है कि धर्म गुरु में कोई ना कोई चीज तो है ही है, जिसको देखने के लिए, जिसको करने के लिए लोग कहते हैं। और इस मोहन गुप्ता पत्रकार को मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें क्यों उसने की हैं, जबकि इतने एफआईआर वगैरह लगे हुए इसके खिलाफ हैं। और एक चीज और मुझे समझ में नहीं आती है, नपेंद्र जी, एक चीज मुझे और बताएं कि अगर मान लीजिए मोहन गुप्ता जी की गिरफ्तारी नहीं होती है, हेलो, अगर मान लीजिए मोहन गुप्ता जी की गिरफ्तारी नहीं होती है, और जो मेरे पास आज की ऑथेंटिक न्यूज है, ऑथेंटिक न्यूज ये है कि 26/5/2023 को एफआईआर हुई थी 521/23 नंबर से, जिसमें मई में 6 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन और अगस्त में 2 दिन, यानी टोटल 69 डेज हो चुके हैं। इस पुलिस को कब तक चालान पेश करना होता है कोर्ट में, ये बताएं। सर, इसमें एक्चुअली कानूनी प्रावधान ये है कि यदि मुलजिम, सबसे पहले तो आपके प्रयासों की बात कर लूं, इतने ज्ञापन देने के बाद में तो अब तक पुलिस को इसके खिलाफ वारंटी जारी कर देना चाहिए था। अब वो पता नहीं इन्होंने किए ना किए, वो पुलिस का इंटरनल मैटर है, वो सामने आएगा सारा। जब तक सामने आती हैं चीजें तब पता चलेंगी, जब सामने आएंगी। अब रही बात चार्जशीट फाइल करने की, यदि अभियुक्त लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है और पुलिस उसके खिलाफ अपराध प्रमाणित मान लेती है, ध्यान दीजिएगा आप कि यदि अपराध प्रमाणित मान लेती है और वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है, तो पुलिस उसकी मफरूरी में यानी फरारी पे भी चार्जशीट फाइल कर सकती है। ठीक है सर। तो आपका एक और इसके अलावा सुनिए सर, और इसके अलावा यदि पुलिस उचित समझे तो उसके खिलाफ यदि और अभियुक्त हैं, ठीक है ना, इस मामले यदि और होते, उदाहरण दे रहा हूं मैं, यदि मामले में और अभियुक्त होते और वो उनमें से, जैसे कि 2 अभियुक्त हैं, उनमें से एक पकड़ में आ जाता है, एक फरार चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस जो दूसरा अभियुक्त जो कि फरार चल रहा है उसके खिलाफ 173(8) में वो चार्जशीट लंबित भी रख सकते हैं। जी, लंबित रख सकते हैं कि भाई जब वो पकड़ में आएगा तब अनुसंधान करेंगे और बाद में उसके पकड़ने के बाद में तब दायर करेंगे। मेन बात ये है। तो अभी जो समय है, समय सीमा के बारे में आपने पूछा, उसमें तो देखिए बात समझने की सीधी सी ये है कि यदि ये गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है, तो अपराधों में गंभीर और साधारण अपराधों के तौर पर पुलिस को अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद में 60 या 90 दिन में चार्जशीट फाइल करनी होती है उसकी गिरफ्तारी के दिनांक से। पर इस मामले में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी तक तो ये फरार है और पुलिस के अनुसंधान में भी कुछ स्पष्ट रूप से चीजें सामने नहीं आई हैं कि इसे वो मुलजिम मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। जी, तो मैं इसमें तो कोर्ट जी बोले, मैं ये चाहता हूं कि एक बार अपन मोहन गुप्ता जी को भी फोन लगा के पूछे कि मोहन गुप्ता जी, आपने ये क्या डाला था अपने फेसबुक चैनल पे। जी बिल्कुल, प्रयास करने चाहिए आपको। मैं लगा रहा हूँ, फोन लगा रहा हूँ मोहन गुप्ता जी को, देखते हैं मोहन गुप्ता जी फोन उठाते हैं कि नहीं। अगर उठाते हैं तो क्या संज्ञान देते हैं वो। मैं लगा रहा हूँ फोन, ये लगा दिया मैंने 9414268578 मोहन गुप्ता जी।
लीजिए साहब, ये डायल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उपयोग में नहीं है, जांच कर लीजिए। यानी इसने ये नंबर बंद कर दिया है। अब एक दूसरा नंबर भी मैं निकालता हूं, दूसरा नंबर भी है मेरे पास, उस पर भी अपन ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि आपके अनुनाई ने ही मेरे को ये नंबर दिया हुआ है। अपन दूसरे नंबर से लगा के देखते हैं, वो भी नंबर है मेरे पास, अगर वो लगता है तो क्या है। अगर ये मान लीजिए चार्जशीट फाइल नहीं होती है और कुछ हो जाता है, तो मेरे को ये बताइए इसकी गिरफ्तारी का जल्दी से जल्दी क्या हो सकता है, वो बताएं। सर इसका समाधान अब यही है, यदि पुलिस निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर रही है इस मामले में, तो कोर्ट की शरण लेने के अलावा और कोई चारा अब नहीं बचता है। बाकी आपके व्यक्तिगत प्रयास हैं, उनको करने पर कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना चाहें उनको करें, कोई रोक नहीं है। और हमारी भी जिम्मेदारी यह बनती है कि यदि पुलिस निष्पक्ष रूप से अनुसंधान नहीं कर रही है, तो हमें मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दायर करनी चाहिए और संबंधित आयोग को तलब करवाकर उससे पूछना चाहिए कि आपने इतने दिन बीतने के बाद में अब तक क्या अनुसंधान किया, जबकि स्पष्ट रूप से सारे एविडेंसेस हैं। जी, उस आदमी ने बिना पूछे एक पंपलेट को अपने चैनल पर प्रसारित कर दिया, वायरल कर दिया, जिसमें कि वो मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। अरे सर, मैं आपको बता रहा हूं, उसमें मनगढ़ंत आरोप की बात कर रहे हैं, मुझे तो वो देख के ही बड़ा वो लग रहा है, क्या चीज इन्होंने डाली है, क्या उन्होंने फाइनल किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें। विद साहब मुझे तो आपको यह कहना है कि एक सामान्य आदमी, जरूरी नहीं है कि वो लॉ का ज्ञाता हो, जज हो, मजिस्ट्रेट हो, कुछ भी हो, एक सामान्य आदमी भी ये जानता है कि यदि वो किसी पर आरोप लगाता है तो वो प्रूफ भी उसे ही करना पड़ेगा। ये बात है। ये पेपर उसको मिला, और ये पेपर उसने मिला और मिलते ही अपने भरतपुर अभी अभी पे जाके डाल दिया। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि इसके मामले में मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसने बिना सोचे समझे काम किया। इसका मतलब वो पहले से ही गुरुजी के प्रति दुर्भावना से ग्रस्त था। ये बात प्रूव होती है, ये पूर्व से ही वो बिल्कुल। बिग साहब आवाज पहुंच रही मैं आज, हाँ जी, हाँ बोलिए सर। बिग साहब 1 मिनट के लिए आप रुक जाएं, आप 1 मिनट के लिए रुक जाएं। आपके साथ में वरिष्ठ पत्रकार ऋषि ठाकुर जी जुड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जोड़े सर, जोड़े। और उनको साथ में जो है वो अभी इंटर हो रहे हैं, वो भी बातचीत करेंगे। आप उनको भी जो है साथ में ले लीजिए। ऋषि ठाकुर जी जो है वरिष्ठ पत्रकार है, वो जुड़ रहे हैं आपके साथ में। ठीक है, थैंक यू। जोड़िए सर, जोड़िए जोड़िए। हेलो। हाँ जी ऋषि जी। जी जी नमस्कार सर, मैं जयपुर से सुशील शंकर विग सीनियर पत्रकार बोल रहा हूँ। राइट सर, मैं ऋषि ठाकुर हिमाचल से, शिमला से। आपका स्वागत है सर, आपका स्वागत है। आप बताएं सर, इस प्रकरण के बारे में कुछ आपको तो पता चला है अभी? ऋषि जी, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ऋषि जी मुझे ये बताएं, पत्रकार हैं, अगर किसी पत्रकार को कोई भी इस तरह का एक कागज मिलता है तो सबसे पहले उस पत्रकार का क्या दायित्व बनता है? हेलो। देखिए, ये जो घटना हुई है बड़ी शर्मनाक है। हाँ। और हम चाहते हैं कि एक पत्रकार के लिए, और जो यहाँ पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, वकील जी बैठे हैं, और मैं बड़ी देर से सुन रहा था, मुझे इच्छा हो रही थी कि मैं आपके साथ जुड़ूं और इसके ऊपर मैं बात करूं। हाँ प्लीज प्लीज बोलें। जी जी। तो उसमें बड़ी बात यह है कि अभी जो ये चल रहा है, इस तरह से जो चल रहा है, जैसे आशाराम बापू जी अपने इससे राजस्थान से उनके ऊपर एफआईआर हुई थी जी। तो क्या यह राजस्थान जो है कि इनके लिए, संतों के लिए अड्डा बन गया है कि यहाँ से एफआईआर करो और इन लोगों को पकड़ो? क्या ऐसा हो सकता है सर? ये बहुत बड़ी बात है, और इस तरह से हम लोग बड़े शर्मनाक हैं, शर्मसार इस बात के लिए। जी। हेलो ऋषि जी, आपका ऑडियो कट हो रहा है। थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा सा एक्चुअली उसमें इसमें चल रहा है ट्रैफिक में।
तो शायद उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ जी जी मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, मुझे ये बताइए कि एक पत्रकार के पास, आप भी सीनियर पत्रकार हैं, किसी पत्रकार के पास जी ये अथेंटिसिटी है कि अगर आज मुझे ये कागज मिला है, मैं अपने चैनल पे इसको या फेसबुक पे इसको बगैर वेरिफिकेशन किए इसको डाल सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो सकता पॉसिबल। हाँ तो फिर उसने यही तो पॉसिबिलिटी मैं देख रहा हूं कि बगैर पॉसिबिलिटी के उसने डाल दिया है, उसको ये पेपर मिला और उसने वो पेपर लेके अपने चैनल पे डाल दिया, फेसबुक पे, अपनी वाहवाही लूटने के लिए। जबकि ये स्पष्ट है, ये बोलता है कि मुझे ये लिफाफा मिला है, जबकि इसकी मैंने फॉरेंसिक लैब से भी टेस्ट करवा लिया है। ये वन साइडेड अपने जो वो होता है ना प्रिंटर, उसके प्रिंटर से छापा गया है। ये कोई लिफाफा या कुछ नहीं है, ये उसके प्रिंटर से निकाला हुआ है। ये इसके प्रिंटर से निकाला गया ये कागज है जो कि उसने माल न्यूट्रिशन करके गुरुजी को बदनाम करने की कोशिश की है। हेलो, लगता है संपर्क हमारा टूट गया नवनीत सिंह से। चलो कोई बात नहीं, वो जुड़ेंगे तो हम फिर बात करेंगे। अब हमें बताएं नवेंद्र सिंह जी, अब ये बताइए एडवोकेट जी कि जल्दी से जल्दी हम लोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अब ये लगता है कि अगर ये कहीं कुछ चालान पेश हो गया या कुछ हो गया तो फिर इसको एक बार शह मिल जाएगी कि मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो जो भी चाहूं कलम से लिख दूं, मेरी कलम रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे किसी बड़े उद्योगपति या बड़े सफेद पोश का हाथ है। जी सर, इससे पहले कि पुलिस इसके फेवर में फाइनल रिपोर्ट यानी कि एफआईआर लगाए या फिर ये खुद भी क्या कहते हैं अग्रिम जमानत नीचे ट्रायल कोर्ट से या हाई कोर्ट से ले, जो भी है, या एफआईआर को क्वेश कराने की कोशिश करे, इससे पहले सर हमें मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल करनी होगी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर करवाना होगा और प्रत्येक स्टेज की जांच के बारे में विस्तार से उससे विवरण मांगना होगा कि उसने अब तक क्या किया। अदरवाइज उसे इस चीज का लाभ मिलेगा। और जैसा कि लग रहा है कि राजनीतिक उस पर काफी है, हाथ है, राजनीतिक स्तर पर बहुत बड़ा हाथ है, तो वो इस बार भी अपने जो भी कुत्सित प्रयास हैं उनमें सफल हो जाएगा। इसके अलावा मेरा आपसे ये भी कहना है कि आपकी जो भी जर्नलिस्ट की काउंसिल होती है उसमें भी इसकी शिकायत जरूर करें कि ये किस तरह से जो जर्नलिज्म के नियम हैं उनसे परे जाकर अपनी पत्रकारिता को अंजाम दे रहा है। जी जी जी, ये आप ज्यादा जानते हैं कि आपको जो भी आपके काउंसिल है उसके सामने आप किस तरीके से कैसे एक्शन ले सकते हैं। जी जी जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ने एक्शन तो यहाँ पे ले लिया, क्योंकि हम लोग तो स्पष्ट पत्रकारिता करते हैं। जब हमें कोई पेपर मिलता है या कुछ मिलता है, हम कोई भी चीज, अभी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप देखिए मेरे पास सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपको कौन सा पेपर चाहिए मैं दिखा सकता हूं। एफआईआर की कॉपीज, जितनी भी एफआईआर हुई हैं आपके द्वारा, अनुयायियों के द्वारा, जयपुर, भरतपुर, डीडवाना, झांसी, आगरा, जहां जहां भी एफआईआर हुई है सबकी कॉपी मेरे पास है। मैं बगैर प्रूफ के कुछ नहीं बोलता। अगर प्रूफ है तो बोल रहा हूं, मैं भी तो पत्रकार हूं, मेरे ऊपर क्यों नहीं है? इसकी शिकायत आपकी जो भी जर्नलिस्ट की काउंसिल है उसमें जरूर इसकी शिकायत होनी चाहिए, पूरे विरोध के साथ में और मजबूती के साथ में। बिल्कुल सर, एक बात सुनिए सर, शिकायत तो होनी चाहिए, हम आपसे हर चीज में एग्री करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर इसके पास पत्रकारिता में, ये तो फेसबुक पे पेज पे डाला है इसने, फेसबुक पेज पे डाला है। फेसबुक पेज जो है किसी भी आदमी कोई भी कुछ भी डाल सकता है। अगर ये अपने को पत्रकार वहां बोलता है, सबसे पहले तो इसकी डिग्री का होना चाहिए कि ये पत्रकार है भी कि नहीं है। सर सभी चीजों की जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ ये जो अभी तक चैनल है इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में चैनल है या फिर ये कोई फेसबुक पेज ही है। ये फेसबुक पेज का है, मेरे को ये भी पता चला है। इससे पहले भी इसके 4 चैनल्स बंद करा चुके हैं पत्रकार लोग, हमारे पत्रकार भाई आपको बिल्कुल ये तो सारी चीज अपने आप में स्पष्ट हो गई कि फेसबुक पेज में और चैनल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक चैनल और फेसबुक पेज दोनों, और आप इसको चैनल कह के संबोधित कर रहे हैं आप, जो कि अपने आप में ये गलत है, अपराध है। हाँ तो ये फेसबुक पेज है, उसमें पेज में इन्होंने ये इसको डाला है, ये फेसबुक पेज पे डाला है। ये जो हम आपसे बात कर रही हैं अपना चैनल है, जिससे हम चैनल है, बिल्कुल भाई चैनल है, उसने फेसबुक पेज पे डाला हुआ है। पेज पे डालने के बाद चंद्रशेखर जी,
हेलो। उसने फेसबुक पे अभी अभी नाम से है ना एक अकाउंट बनाया हुआ है। हाँ तो वो पेज है ना, वो वो चैनल नहीं है पेज ना। है, फेसबुक अकाउंट है, वो अकाउंट है, वो वो अकाउंट है पेज ये, है, वो चैनल नहीं है वो। बिल्कुल। वो अकाउंट है कोई ना वो। न्यूज चैनल नहीं है, वो कोई पत्रकार भी नहीं है वो। हमने वो जानकारी की है, उसके पास वो में तो कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है पत्रकार का। वो तो ये बाद में। लेकिन सर ये जो फेसबुक है, फेसबुक पेज पे उसने चलाया है ना, चैनल पे तो लाइव हाँ चलता है सर। चैनल पे जैसे अभी आप हाँ हमारे लाइव हो रहे हैं, इसको तो आप कभी भी देख सकते हैं। आज जो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, हम इसको लाइव करेंगे तो आप कभी भी देख सकते हैं इसको। ये तो प्रूव हो बिल्कुल गया, चैनल चला रहे हैं। यहाँ पे अगर आप जो बोलेंगे वो रिकॉर्डेड हो जाएगा। पत्रकार महोदय, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका चैनल है ये रजिस्टर्ड चैनल है। जी और जो जो मोहन गुप्ता नाम का जो पत्रकार, जो अपने आप को पत्रकार कह रहा है ना, वो जी उसने अपने आप नाम के आगे पत्रकार लगा लिया है। जब जी कोई भाई अभी कोई गांधी लगा ले तो कोई वो सोनिया गांधी से थोड़ी जुड़ जाएगा, राहुल गांधी से जी। थोड़ी जुड़ जाएगा। उसने चलो झूठा नाम पत्रकार लगा लिया है। और अब फेसबुक पे अभी अभी नाम से ना एक 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 पेज बनाया है। एक बात उस पेज पे वो मोहन सारी है गुप्ता ना, जी, सब सारी चीजें डालता है वो सामने। एक बार मोहन गुप्ता जी का हेलो। दूसरा नंबर है, उस पर मैं लगा के देखता हूँ कि शायद वो उठा लें। मैं लगा रहा हूँ दूसरा नंबर भी। मोहन गुप्ता जी का दूसरा नंबर लगाया है, अगर उठाते हैं तो बातचीत हो रही है मेरी उनसे। ये तो निर्मल छाया का कोई है, हो सकता है। ये निर्मल छाया के नाम से आ रहा है। अभी पूछता हूं सर, फोन लग गया। हेलो। जय हिंद सर। कौन बोल रहे हैं? सर जयपुर से मैं ATV चैनल से सुशील विक बोल रहा हूं। आप कौन बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं आप? हेलो। अच्छा, अंकुर गुप्ता जी बोल रहे हैं। मोहन गुप्ता जी से मुझे बात करनी है। मोहन गुप्ता जी ने जो एक गुरुजी हैं वहां पे, अमित शर्मा जी, उनके खिलाफ जो उन्होंने डाला है अभी अभी भरतपुर में, उनके बारे में मुझे बात करनी है उनसे। वो लाइव हैं अभी। अभी आप लाइव हैं, बताइए। हाँ बताइए साहब। मोहन गुप्ता जी से मुझे बात करनी है। मैंने ये बोला है मोहन गुप्ता जी, मैं ATV चैनल लाइव से बोल रहा हूँ, ये मैंने बोला आपको। और मोहन गुप्ता जी से मेरे को बात करनी है। मोहन गुप्ता जी से ये पूछना है कि जो उन्होंने अपने चैनल में अभी अभी पे डाला हुआ था अमित शर्मा जी के बारे में, उसका क्या प्रकरण है? हाँ बताइए। हाँ आप ही जवाब दे दीजिए अंकुर जी। जैसे कि आमतौर पर आप भी कवर करते होंगे जी कहीं भी किसी भी जगह पे चाहे नगर निगम हो या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कहीं भी कोई चीज मिलती है तो आप और हम कवरेज करते हैं जी फलानी जगह फलानी चीज मिली जी तो उसके मिलने पे हड़कंप मच गया। जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल अगर SP ऑफिस कार्यालय में या SP ऑफिस परिसर में कल को कोई बैग मिलता है जी जी और उस बैग की आप पर रिपोर्टिंग करते हैं कि SP ऑफिस कार्यालय में परिसर में संदिग्ध बैग मिला और बैग को देखने पे उसका कुछ भी निकला जिससे हड़कंप मच गया। आपने मैंने प्रयास कर दी कि आप और आतंकवादी हो गई क्या? अंकुर जी मुझे एक बात बताइए, न्यूज फ्लैश करने से पहले, अंकुर जी न्यूज फ्लैश करने से पहले हम उसकी ऑथेंटिसिटी पता करते हैं कि ये जो पेपर मुझे मिला है। मेरी बात कट हो रही है। हेलो। हाँ कॉल बैक करें, आप कॉल बैक करें, कॉल बैक करें। तो ये है सर अंकुर जी, मैं जरा देखता हूँ क्या बात है, ये क्यों, अभी देखते हैं इनका कॉल बैक आएगा कि नहीं आएगा। मेरे को तो नहीं लगता कॉल बैक आएगा। ये तो स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं कि हमको पेपर मिला, हमने छाप दिया, हम स्पष्टीकरण लेने क्यों जाएं? अब आप देखिए, एक इस तरह का पत्रकारिता में जो ये क्लेम कर रहे हैं, ये कहां तक सत्य है कहां तक क्या है, ये पत्रकारिता एक स्पष्ट कोई गड़बड़ कर देंगे। आ गया फोन सर। हेलो।
हाँ जी पकड़िए क्या कह रहे हाँ बोलिए सर। हैं। मैं तो अपना वर्जन दे दिया, आपने रिप्लाई करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सर मैं भी एक पत्रकार हूँ, अगर मुझे कोई पेपर मिलता है तो मैं उस आपको नहीं मिला? अरे आपको नहीं- एक मिनट सर, एक पेपर किसको मिला? पेपर किसको मिला? लेट अस क्लियर यू। एक तो होता है कि मेरे पास किसी ने भेजा, हाँ होता मुझे मिला। हाँ जी एक होता है सार्वजनिक जगह पर पड़ा मिलना, जो कि मेयर ऑफिस था, और मेयर ऑफिस का गेट खुला, हाँ और गेट खुल के जब कर्मचारी अंदर गए हाँ तो उनको एक लिफाफा मिला वहां पे। तो कर्मचारी को मिला, कर्मचारी ने उठा के मोहन गुप्ता जी को दे दिया। नहीं, पैसा का तो नॉलेज है तो हाँ। को आप या तो पहले पूरा केस जान लीजिए। हाँ बताइए, आप ही बताइए। नहीं आप ही बोलिए ना, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, बोलिए। है ना? क्योंकि आपने मुझे लाइन बोली ना मोहन गुप्ता जी को दे दिया, मैं उसी से समझ गया कि आपको कोई जानकारी नहीं है। हाँ तो आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। ये लिफाफा हम्म। मेयर दरवाजे के नीचे से किसने डाला? ठीक है। मेयर का ऑफिस खोला, कर्मचारियों ने गेट खोला, तो गेट खोलते ही उनको वो लिफाफा मिला जो कि पद का सील था। ठीक है ओके सर जी। वो लिफाफा कर्मचारी ने खोला, अधिकारी ने खोला या मेयर साहब ने खोला, ये हमें नहीं पता। ठीक है। ठीक है, जैसे वो लिफाफा खुलता है और लिफाफे के अंदर से वो पोस्ट जो भी कार्ड ने हाँ जो भी मिलता है, जी 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 जी, उसका फोटो हमारे पास आया, और नोट हमारे पास ही नहीं आया, जितनी भी मीडिया के बंदे हैं भरतपुर में, हाँ उन सबके पास वो फोटो किसने भेजा? ठीक है। ऑब्वियसली वहाँ किसी कर्मचारी और किसने भेज दिया? हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, बड़ी बात थोड़ी ना है। हाँ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है वो फोटो हमारे पास आता है। जी। ठीक, हम पहले पुष्टि करते हैं। अच्छा जी, ये फोटो जहाँ बताया जा रहा है वहाँ मिला भी है या नहीं? ठीक है। हाँ मिला कि ऐसा होता नहीं है कई बार। जी 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 पोस्ट कार्ड है, ये लिखा नगर निगम कार्यालय, नगर निगम में जी मेयर साहब के ऑफिस में ही मिला है। जी 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 उसके बाद आपने देख लीजिएगा एक बार, उसमें क्या होता है, सलामी जगह मिली है। जी जी, ठीक, और उसके मिलने से हड़कंप मच गया है। ठीक है। और जिसने ये डाला है उसको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। ये नहीं है भाई साहब। अच्छा अच्छा, अभी अभी आपने बोला अंकुर जी कि ये सारे पत्रकारों को गया था, आपके भरतपुर में कम से कम 35 पत्रकार तो होंगे। मैं तो कहता हूँ एक ही पत्रकार, मैं एक बात मेरी सुन लीजिए क्या, नहीं नहीं नेक्स्ट नहीं, तो ये तो आपने अगर चलो आपने फ्लैश कर दिया, मैं मानता हूं कि और किसी पत्रकार ने ये चीज नहीं डाली, आपने डाली, मैं मानता हूं। आप बहुत बड़े भगत हैं, आप बहुत बड़े मतलब चैनल न्यूज रीडर हैं, मैं मान गया आपको कि आपने डाला इसको, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए डाला या आपने कुछ भी करने के लिए डाला, आपने इसको, हाँ बोलिए। कमेंट करेंगे ना मेरे ऊपर या पत्रकार हैं या टीआरपी के लिए जाना, तो प्लीज आप थोड़ा तरीके से बात कीजिए। देखिए सर मैं आपको सम्मान देके बात कर रहा हूँ और आप मेरे ऊपर ही कमेंट कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपने बोला कि सारे पत्रकारों को वहां पे गया, हाँ बोलिए। आपको गाइड करेगा कि आपको क्या छापना है क्या नहीं छापना। नहीं नहीं मैं मानता हूँ, अगर आपको कोई चीज सही लगेगी, सही का मतलब ऑथेंटिकेट लगेगी, फर्जी नहीं हो। अच्छा आपको इसमें ऑथेंटिकेशन लगा ये सब चीजें जो आपने अरे भाई साहब, हाँ बोलिए। हाँ जो लिखा है उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। अच्छा जी, हमारा लेन देन का जो लिफाफा मिला नहीं मिला। अच्छा जी, मेयर ऑफिस में मिला है, बिल्कुल मिला है जी। तो हमारे पास क्या मतलब है कि मेयर ऑफिस में लिफाफा मिला जी, और लिफाफा में रकम बच गया। ठीक। इससे 2 लाइन के न्यूज में हमने किसकी भावनाएं आहत कर दी, मुझे ये बता। नहीं नहीं आपने भावना आहत की कि नहीं की वो तो मैं नहीं कह सकता आपको, मैं सवाल आपको मुझसे पूछा ना कि हमने पंडित राम शर्मा जी के लिए गलत बोला, तो आप नहीं 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 मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने गलत बोला, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको वो लिफाफा मिला तो सबसे पहले एक पत्रकार का, अरे आपके